So today's topic we are going to discuss is D block elements. तो आज हमारा जो स्टार्ट होगा बेटा वो एक अलग चैप्टर, दैट इज D block elements. D block elements. देखो बेटा, जब हम D block elements की बात करते हैं, D block एलिमेंट जो होते हैं हम उनको बोलते हैं जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन मूव्स इनटू द डी सबशेल. ठीक, एलिमेंट्स in which last elements moves, या in which last electron, elements in which last electrons moves into D सबशेल. जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जाते हैं बेटा, उन एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं. देखो बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या होगी बेटा? जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो होगी हमारे पास, जनरल कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की होगी n-1 d 1 to 10 ns1 और 0 या 0 और 1. ठीक, जनरली बेटे देखो, वैसे तो 0 और 1 होता नहीं है, होता है 1 और 2. ठीक है जी, होता क्या है 1 और 2. जहां पे एक्सेप्शन होती है वहां 1 होती है, और जहां एक्सेप्शन नहीं होती वहां 2 होता है. ठीक है बच्चे, वैसे तो जनरली ये कॉन्फ़िगरेशन इसकी रहती है, पर प्लेडियम इसकी एक्सेप्शन रहती है. प्लेडियम में s में 0 इलेक्ट्रॉन होते, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता. ठीक है बच्चे, अब देखो बच्चे, जनरल कॉन्फ़िगरेशन तो हो गई. डी ब्लॉक एलिमेंट में हमारे पास 4 सीरीज आती है. डी ब्लॉक एलिमेंट से पहले, मतलब इसकी सीरीज पढ़ने से पहले हम एक टर्म और पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स. देखिए बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स. देखो बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? Elements which contain partially filled d orbitals in their elemental state or in their most common oxidation state. क्या बोला कि ट्रांजिशन एलिमेंट. स्क्रीन isn't clear. Okay, just a second. ओके बच्चों, मैं थोड़ा दोबारा से बता देता हूँ, रिकॉर्डिंग पॉज थी, मैंने ध्यान नहीं दिया. तो ट्रांजिशन एलिमेंट मैं बता रहा था क्या होते हैं बेटा. ट्रांजिशन एलिमेंट उनको बोलते हैं जिन एलिमेंट्स में पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हो, भले ही वो उसकी एलिमेंटल स्टेट में हो या उसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं, तो उनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है. तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर एलिमेंट्स व्हिच कंटेन पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन देयर एलिमेंटल स्टेट और इन देयर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट. इसीलिए जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड कॉपरनीशियम, ये 4 एलिमेंट डी ब्लॉक में तो पाए जाते हैं. जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपरनीशियम, दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट बट आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट. ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो है पर ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इनकी एलिमेंटल स्टेट में अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो जिंक की 3d10 4s2 है, कैडमियम की 4d10 5s2 है, मरकरी की 5d10 6s2 है, और कॉपरनीशियम की 6d10 7s2 है. यानी कि ऑल कंटेन फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल. अगर मैं इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखता हूं तो इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है. तो जिंक +2 की भी कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, बाहर के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 3d10, कैडमियम की 4d10 और मरकरी की 5d10, कॉपरनीशियम की 6d10. इनमें अभी भी पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं है. और बेटे, जिनमें पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं होते बेटे, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते. ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो है बट ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते. अब इस पे क्वेश्चन बना देते हैं एनसीईआरटी वाले. कहते हैं कि कॉपर जो है, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन 3d10
4s1 है। बेटा एक्सेप्शन होती है ना कॉपर की, तो कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1 है। नो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्फ़िगरेशन, अगर 3d10 4s1 की बात करें इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, यहां भी फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, और अगर फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता तो इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहना चाहिए था, बट कॉपर इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। अभी क्वेश्चन आ गया, बोला कॉपर में फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल है बट वो ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों है? देखो बेटा, कॉपर की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कॉपर 2 पॉजिटिव। कॉपर की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कॉपर 2 पॉजिटिव। अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन लोगे तो 3d9 हो जाएगा, यानी यहां पे पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल आ जाएंगे। तो कॉपर के एलिमेंटल फॉर्म में ना हो, उसकी आपके पास मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, हेंस कॉपर इज डेफिनेटली कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ऐसा ही केस सिल्वर के साथ भी दिया जाता है, क्योंकि सिल्वर की भी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है ना बेटा, कॉपर की फैमिली में ही आता है सिल्वर, तो सिल्वर की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन हुआ करती है बच्चे। ठीक, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक, कॉपर सिल्वर इसमें आ जाएगा 4d10 5s1। तो इसकी भी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हम जो लेते हैं +3 लेते हैं। ठीक, उस केस में यहां पे भी पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल आ जाते हैं। तो बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया कि कौन ट्रांजिशन एलिमेंट है, कौन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है? जल्दी बोलिए यस और नो। क्विकली, यस सर, यस सर, यस सर, थैंक यू। चलिए आगे चलते बेटे, अब हम पढ़ेंगे कितनी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सीरीज हमारे पास होती है। देखो बेटे, या कितने डी ब्लॉक में हमारे पास पीरियड्स होते हैं, या जिसको हम बोलते हैं सीरीज होती है, कितनी सीरीज हमारे पास होती है। ठीक, देखो बेटे, डी ब्लॉक में हमारे पास 4 सीरीज पाई गई है, 4 सीरीज पाई गई है डी ब्लॉक में हमारे पास। देखो बेटे, पहली सीरीज जो है हमारे पास, फर्स्ट सीरीज, जिसको हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का नाम देते हैं, ट्रांजिशन सीरीज का नाम देते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। बेटे ये शुरू होती है स्कैंडियम से और खत्म होती है जाके जिंक पे। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है बेटे हमारे पास वो 21 होता है, और खत्म होता है ये जिंक पे। जिंक का एटॉमिक नंबर जो होता है बेटे वो 30 होता है। ये पहली ट्रांजिशन सीरीज हमारे पास पाई जाती है। बेटे लोग कुछ इस तरह से याद करते हैं, साइंस टीचर ने वीसीआर में ऐसे करके एक निमोनिक बना लेते हैं। ठीक, क्लियर, लेकिन मैं इसको ऐसे याद नहीं करता हूं, मैं इसको अलग तरीके से याद करता हूं बेटे। ठीक, लोग कुछ इस तरह से बनाते हैं कि साइंस टीचर ने वीसीआर में फिल्म ऐसे करके बनाते हैं, पर मैंने कुछ ऐसे नहीं बना रखा है, मैंने इसको ग्रुप्स में याद रखा है। मैंने बोला जो पहला स्कैंडियम वाला ग्रुप है उसको मैं याद करता हूं, स्कूटर यहां ला अकड़ू, स्कूटर यहां ला अकड़ू। ठीक, मैं ऐसे याद कर लेता हूं, तुम्हारी अपनी मर्जी, तुम कैसे भी करो। तीनों जरा हाफते रहे, तीनों जरा हाफते रहे। ठीक है जी, दैट इज टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफिनियम और रुदरफोर्डियम। वो नवाब टकला होगा। ठीक, ये वेनेडियम में आ गया, वो नवाब टकला होगा। ठीक, आजकल इसको भी हमने डीबी ऐसे दे दिया है, जो पहले हस्मोर्गियम होता था उसका नाम आयुपेक ने चेंज करके डीबी रख दिया है। ठीक है जी, सिंबल ये रख दिया है इसका। अब वहीं पे करो मरो
वरना सो जाओ, है ना भाई? भाई पढ़ रहे हो, करो मरो कुछ, वरना सो जाओ, जाओ। ठीक, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक, फिर इसी तरह से अपने बनाओ निमोनिक। मेरा रास्ता मत ताको बेटे, अपना अपना बनाओ निमोनिक। मैं नहीं तुम्हें बताऊंगा, तुमने अपना बनाना है सारा का सारा। ठीक, यहां पे भी ये ले लेना, टेक्नीशियम यहां रहने देने, या टी है टेक्नीशियम। ठीक, और फिर रीनियम और इसके बाद बोहरियम। ठीक है जी। फिर यहां पे आयरन फैमिली में रुदरफोर्डियम, रोडियम। ठीक, रुदरफोर्डियम हमारे पास यहां पे आता है आयरन फैमिली में। सबसे पहले आता है हमारे पास आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम। आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम एंड SHS, हसबॉर्गियम। ठीक, कोबाल्ट, रीनियम, प्लेटिनम। ठीक, मैं नहीं बता रहा हूं तुम्हें, अपने आप बनाओ इसके बेटा। ठीक, यहां पे रादर यहां पे DS आएगा, यहां MT आएगा। ठीक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड रिंग। ठीक, ये 4 सीरीज है बेटे, आप कैसे भी इसको याद कर सकते हो। ये पहली ट्रांजिशन सीरीज है जो स्कैंडियम 21 से शुरू होके स्कैंडियम 30 तक जाती है, जिंक 30 तक जाती है। ठीक, जो हमारी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज बेटे, ये यटर्बियम से शुरू होती है, 39 से शुरू होती है यटर्बियम से, और कैडमियम 48 पे जाके खत्म होती है। कैडमियम 48 पे जाके खत्म होती है। आगे लेंथेनम 57 पे होता है, लेकिन लेंथेनम के बाद सीरियम जो कि 58 होगा, वहां से लेकर के हमारे पास लॉरेंसियम, ठीक, 71 तक। ठीक, या ल्यूटेशियम 71 तक, सॉरी, ल्यूटेशियम 71 तक, सीरियम से ल्यूटेशियम तक ये एलिमेंट बाहर निकाल के रखे हैं। और फिर हाफीनियम 72 से शुरू होता है और जिंक 80, ये मरकरी 80 पे खत्म हो जाता है। इसी तरह एक्टिनियम जिसका के एटॉमिक नंबर 89 है। ठीक, इसके बाद के 14 एलिमेंट थोरियम से लेके, इसके बाद के 14 एलिमेंट थोरियम, थोरियम इज 90 टू लॉरेंसियम 103। ठीक, इसको हमने निकाल के 14 एलिमेंट्स को बाहर रखा हुआ है बेटे। ठीक, और फिर 104 से लेकर के आगे 10 जो हमारे पास 12 है, वहां तक ये रहेगी सीरीज 112। ठीक, ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होती है। दिस इज थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड दिस इज फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। ठीक, ये 4 ट्रांजिशन सीरीज हमारे पास डी ब्लॉक में पाई जाती है बेटा। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में 3D प्रोग्रेसिवली भरता जाता है। जैसे यहां पे 3D1, 3D2, 3D3, उससे पहले 4S भर चुका है। ठीक, वहीं पर सेकंड में 4D प्रोग्रेसिवली भरता है, इसलिए इसको 3D सीरीज को 4D सीरीज बोलते हैं। और 5D ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में भरता है, इसलिए इसको 5D सीरीज भी बोलते हैं। और यहां पे 6D प्रोग्रेसिवली भरता है। हालांकि बहुत सारी किताबों में अब ये फोर्थ सीरीज जो है इसको इनकम्प्लीट बोला गया है, इसको इनकम्प्लीट बोला गया है। हालांकि अब तो 118 एलिमेंट नोन है, लेकिन पुराने कुछ समय में ये इनकम्प्लीट मानी जाती थी।
ये पूरे एलिमेंट नोन नहीं थे, इसलिए हमारी +2 की स्टडी में हम इन एलिमेंट्स की स्टडी नहीं करते, इन एलिमेंट्स को जनरली हम भूल जाते हैं। हम मान के चलते हैं कि 6D ट्रांजिशन सीरीज या 4th ट्रांजिशन सीरीज इज स्टिल इनकम्प्लीट। तो हमारी स्टडी पहले 3 सीरीज की होती है, 3D, 4D एंड 5D। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। बोलो बेटे, डी ब्लॉक एलिमेंट समझ में आए? अब प्यारे बच्चों, ये सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक और नीचे थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक, ठीक, सीरियम से ल्यूटेशियम, थोरियम से लॉरेंसियम, इसको बाहर निकाल के हमने एफ ब्लॉक में रख दिया है। दिस फॉर्म्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और एफ ब्लॉक एलिमेंट की जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है n-2 f 1 to 14, n-1 d 0 और 1 और ns2। बेटा ये एफ ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन, डी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन, एफ ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन बेटा पेपर में डायरेक्टली पूछी जाती है। ठीक, डी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या बताइए आपको? n-1 1 to 10, ns1 और 2, यानी n यहां पे हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, सबसे बड़ा क्वांटम नंबर होता है। ठीक, उसमें या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो होगा। हाँ, प्लेडियम एक एक्सेप्शन है जिसमें 5s 0 हो जाता है। ठीक, 4d10 5s 0 हो जाता है। यहां पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम लिख देते हैं 4d10 5s 0। दिस इज एन एक्सेप्शन। ठीक, दिस इज एन एक्सेप्शन। अदरवाइज डी कभी 0 नहीं होता और किसी में भी। तो ये डी एंड एफ ब्लॉक, ये दो तरह के ब्लॉक्स हमारे पास होते हैं। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गए होंगे। इज इट क्लियर और नॉट? इसमें एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन किस किस की है? ध्यान दें, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन किस किस की है बेटा? क्रोमियम, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन, क्रोमियम फैमिली की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है। सिमिलरली कॉपर फैमिली की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन +1 में आपने पढ़ी होगी तो पहले देखो, क्रोमियम में अगर एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, एक्सपेक्टेड, तो एक्सपेक्टेड में बेटे देखो यहां पे 3d1 3d2 3d3 3d4। तो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए 3d4 4s2। बेटे इलेक्ट्रॉन पहले s में जाते, बाद में d में जाते। ठीक, पहले s में जाते हैं क्योंकि 4s की एनर्जी कम है, 3d की एनर्जी ज्यादा है। तो d में बाद में जाते हैं, s में पहले जाते हैं। +1 में पढ़ाया होगा आपके टीचर। ठीक, लेकिन लिखने में हम इसको पहले इसलिए लिखते हैं क्योंकि थर्ड शेल इज ऑलवेज बिफोर द फोर्थ शेल। ऐसा थोड़ी होगा कि थर्ड शेल बाद में आएगी, फोर्थ पहले आ जाएगी। ये तो एनर्जी का ऑर्डर है। दिस इज ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का ऑर्डर है। अदरवाइज अगर इसको ये रेडियस का ऑर्डर लिखा है मैंने ये रेडियस का ऑर्डर लिखा है बच्चे। अगर एनर्जी का ऑर्डर लिखते तो 4s2 पहले लिखते, 3d4 बाद में लिखते। ये एनर्जी का ऑर्डर होता है। हम जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते भरते हम एनर्जी के हिसाब से, जिसकी एनर्जी कम उसके लिए +1 में तुम्हारी टीचर ने समझाया होगा कि n+l रूल लेते हैं, जिसको बोहर-बरी रूल कहा जाता है। जिसका n+l छोटा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले आते हैं, जिसका n+l बड़ा उसके इलेक्ट्रॉन बाद में जाते हैं। ठीक, इसको बोहर-बरी रूल कहते हैं। जैसे 4s के लिए n की वैल्यू 4 है और s के लिए n की वैल्यू 0 है, तो 4 + 0 4 हो गया। और 3d के लिए n की वैल्यू 3 है, d के लिए n की वैल्यू 2 होती है, तो ये 5 हो गया। तो 4s का n+l छोटा है तो उसकी एनर्जी कम है, और 3d का n+l बड़ा है तो उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो 3d में इलेक्ट्रॉन बाद में जाएंगे, 4s में पहले जाएंगे, पर लिखते हुए तो हम रेडियस के हिसाब से चलेंगे ना।
तो 3D पहले लिख देते हैं, 4s बाद में लिख देते हैं, बट दिस इज एक्सेप्ट, ये एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड है, ठीक। ये मिटा दो बच्चे, ये वाला पार्ट, ये समझ में आ गया होगा। लेकिन एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन ऐसी नहीं। एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन कैसी है? एक्चुअल है 3D5 4s1, यानी यहां पे जो D होता है उसमें होना तो ऐसे चाहिए था कि S में ये 3D है और ये 4s है, यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे और यहां 2 होने चाहिए थे। बट एक्चुअली क्या होता है कि D में 5 के 5 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और S में सिर्फ 1 होता है, यानी S का 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट कर जाता है, क्योंकि हमें पढ़ाया जाता है फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड आर मोर स्टेबल ड्यू टू मोर एक्सचेंज एनर्जी। फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड आर मोर स्टेबल ड्यू टू मोर एक्सचेंज एनर्जी। इसलिए क्रोमियम फैमिली में ये कॉन्फ़िगरेशन में D में 1 इलेक्ट्रॉन S से आ जाता है, तो S में 1 रहते हैं और D में 5 रहते हैं। बोलो बेटा क्लियर? ओके। इसी तरह से प्यारे बच्चों, हमारे पास कॉपर की भी बात की जाती है, कॉपर फैमिली की। कॉपर की एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? एक्सपेक्टेड हम बोलते 3D9 होने चाहिए थे और 4s2 होने चाहिए थे। आप यहां देखो, यहां 3D1 2 3 4 5 6 7 8 9 होना चाहिए था, ठीक। क्या होना चाहिए था? 9 होना चाहिए था। तो 3D9 4s2 होना चाहिए था, बट एक्चुअली यहां पे 3D10 4s1 हो जाता है, बिकॉज ये फुली फिल्ड है। तो भव्या जी +1 में आपको समझाया होगा कि फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड आर मोर स्टेबल। फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड आर मोर स्टेबल। ये भी बताया होगा मोर स्टेबल फुली फिल्ड हाफ फिल्ड क्यों होते हैं। उसके 2 रीजन होते हैं। एक रीजन होता है मोर सिमिट्री, जो फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड होता है वो ज्यादा सिमिट्रिकल होता है, मोर सिमिट्री। और दूसरी बात होती है हायर एक्सचेंज एनर्जीज, उनकी एक्सचेंज एनर्जीज ज्यादा होती है, यानी उसमें एक्सचेंजेस का नंबर ज्यादा होता है, उससे एनर्जी एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है। एक्सचेंज एनर्जीज, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एन एक्सचेंज। तो एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा हो जाने से नेट एनर्जी कम हो जाती है, एंड लेसर इज द एनर्जी मोर इज द स्टेबिलिटी। बोलो बेटे, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस जहां जहां है वो एक्सप्लेन हुई क्यों है? जल्दी बोलना। ओके, वेरी वेल डन। तो उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक। सभी बच्चों को ये बातें, मुदिता, मुदिता ने मेरे को लिखा है क्यों नहीं क्लियर हुई। बेटा क्यों नहीं हुई क्लियर? क्या चीज नहीं आई मुदिता? फटाफट बोलो, लास्ट के 2 पॉइंट। आर्यन, मुदिता व्हाट इज योर क्वेश्चन? हायर एक्सचेंज एनर्जी वाला बता दो क्यों। बेटा जी ये मेरा काम था नहीं, ठीक, क्योंकि ये +1 का काम है, ये मेरा काम था नहीं, पर फिर भी तुम अब मेरे ही बच्चे हो तो मेरा फर्ज बनता है तुम्हें बताना, ठीक। चलो समझो फिर कि हायर एक्सचेंज एनर्जी का मतलब क्या है। हमने बोला फुली फील्ड एंड हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल है। हमने बोला क्यों है? हमने कहा वो ज्यादा सिमिट्री है उसमें, वो क्यों है, और ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी है, वो क्या बला है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक। देखो बेटे, मैंने क्रोमियम की 2 कॉन्फ़िगरेशंस लिखी। क्रोमियम की एक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जो एक्सपेक्टेड थी, एक्सपेक्टेड। अब एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम क्या थी? मैंने कहा 3D4 4s1 थी, ठीक है, 4s2 थी रादर। ये एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन थी कि हमारे पास ये D सबशेल होगा और यहां पे 4s होगा,
इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और डी में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर जी, ये एक्सपेक्टेड। बट जब हम इसके एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 3d5 4s1 है, यानी s का एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है और हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें प्यारे बच्चों ऐसा हो जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहां रह जाता है, यहां 5 हो जाते हैं। देखो बेटे, पहली बात तो ये है यहां हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि यहां हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड सारी तरफ इवनली बिखरा हुआ होगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड सारे ऑर्बिटल्स में है एक एक, वो सारी जगह इवनली बिखरे होने से मोर सिमेट्री है। पहली बात तो मोर सिमेट्री है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड सारी तरफ इवनली बिखरा हुआ है, जबकि इधर एक जगह पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं होगा, तो ये लेस सिमेट्रिकल होगा, ये मोर सिमेट्रिकल होगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड सारी तरफ इवनली बिखरा हुआ होगा, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा। पहला पॉइंट बोलो, क्लियर हुआ पहला पॉइंट की नहीं? बेटे मैं आपको अनम्यूट तो कर देता हूं, ठीक, पर कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब समझना बेटे। अब अगला पॉइंट हमारे पास क्या है? अगला पॉइंट मेरे पास था मोर एक्सचेंज एनर्जी। अब ध्यान से समझ, देखो बेटे, ये इलेक्ट्रॉन इधर एक्सचेंज हो सकता है, या फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां का यहां एक्सचेंज हो सकता है, या फिर यही इलेक्ट्रॉन यहां से यहां एक्सचेंज हो सकता है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में ये 1 2 3 एक्सचेंजेस पॉसिबल है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के। सेकेंड इलेक्ट्रॉन का या तो यहां एक्सचेंज हो सकता है या यहां एक्सचेंज हो सकता है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन की 2 एक्सचेंज पॉसिबल है, और जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है थर्ड, उसकी सिर्फ एक ही एक्सचेंज पॉसिबल है, यहां से यहां, यानी 1। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने हुए? टोटल एक्सचेंज कितने हुए? 3 + 2 + 1, यानी 6 एक्सचेंज पॉसिबल हुए। कितने एक्सचेंज पॉसिबल हुए? 6। अब यहां देखो, ये एक यहां हो सकता है, या यहां हो सकता है, या यहां हो सकता है, या यहां हो सकता है। जो पहला इलेक्ट्रॉन है अगले 4 इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज हो सकता है। टोटल एक्सचेंजेस आर 4 फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो है उसका यहां एक्सचेंज होता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन की 3 एक्सचेंज पॉसिबल है। जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है, थर्ड इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखिएगा थर्ड इलेक्ट्रॉन को, हाउ मेनी एक्सचेंजेस आर पॉसिबल? 1 and 2, ये 2 एक्सचेंज ही पॉसिबल है थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए। हाउ मेनी? देयर आर ओनली 2 एक्सचेंजेस पॉसिबल फॉर थर्ड इलेक्ट्रॉन। 2 एक्सचेंज पॉसिबल है। और रही बात चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए, यहां से सिर्फ यहां एक ही एक्सचेंज पॉसिबल है, इधर से इधर 1। तो टोटल एक्सचेंजेस बोलो कितने हुए इसमें? पहले इलेक्ट्रॉन की 4, दूसरे इलेक्ट्रॉन की 3, तीसरे इलेक्ट्रॉन की 2, अगले इलेक्ट्रॉन की 1। टोटल एक्सचेंजेस 10 हुए। जब भी बेटा इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर मैं तुम्हें बोलूं इस कुर्सी से इधर बैठो, फिर बोलूं इस कुर्सी से इधर आ जाओ, फिर बोलूं इस कुर्सी से इधर आ जाओ, फिर बोलूं इस कुर्सी से इधर आ जाओ, थकोगे कि नहीं? एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं? ऐसे जब इलेक्ट्रॉन अपने आप को एक्सचेंज करते हैं तो वो एनर्जी को रिलीज करते हैं। उस रिलीज एनर्जी को हम एक्सचेंज एनर्जी बोलते हैं। और जितनी हाई एक्सचेंज एनर्जी होगी उतनी एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी। तो बेटा यहां 6 एक्सचेंज में एनर्जी रिलीज हो रही थी, यहां 10 एक्सचेंज में, तो ज्यादा एनर्जी यहां रिलीज हो गई। अगर एनर्जी रिलीज हो गई, नेट में एनर्जी कम हो जाएगी। एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। इसलिए मोर आर द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस,
more is the exchange energy and more is energy released, so net energy is less, तो stability is more. बोलो बेटे, अब बोलो समझ में आया कि नहीं? यस सर। मुदिता अभी बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक, this must be done in +1. +1 में क्रोमियम कॉपर की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन करवाते हैं बेटे +1 एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तब बताते हैं कि हमारे पास क्रोमियम और कॉपर में से एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्यों आती है, ऐसे क्यों नहीं रहती, ऐसे क्यों हो जाती है, क्योंकि हाफ फील्ड फुली फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब हाफ फील्ड फुली फील्ड क्यों ज्यादा स्टेबल होते हैं, उसके दो रीजन दिए जाते हैं। एक तो इनकी सिमेट्री ज्यादा हो जाती है, सारी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिखरा हुआ होगा। दूसरा, इनके एक्सचेंज का नंबर बढ़ जाने से एक्सचेंज एनर्जी बढ़ जाती है, तो नेट एनर्जी कम हो जाने से स्टेबिलिटी बढ़ती है। उम्मीद करता हूं अब तुम्हें एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में समझ में आ गया होगा। और ये सिर्फ क्रोमियम फैमिली कॉपर फैमिली में होती है। एक प्लेडियम इज आल्सो एन एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। बोलो, इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ओके, तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब हम चलते हैं बेटे सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। मेरा डी ब्लॉक एलिमेंट में इंपॉर्टेंट ही फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज तो है ही नहीं इसमें ज्यादा है। इंपॉर्टेंट ही क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो उसको थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियाई। अब बेटे जब हम एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं, ठीक, जब हम एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं, हमने क्या पाया कि यहां स्कैंडियम के बाद जैसे हम आगे जाते हैं यटरबियम, स्कैंडियम हमने यूं पढ़ा था ना बेटा साइंस टीचर ने। फिर टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद वेनेडियम, वेनेडियम के बाद क्रोमियम, क्रोमियम के बाद मैंगनीज, क्रोमियम के बाद मैंगनीज, ठीक, और मैंगनीज के बराबर आयरन, ठीक, आयरन के लगभग बराबर कोबाल्ट, ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत निकल, देन कॉपर एंड देन जिंक। तो इसमें एक स्पेशल ट्रेंड पाया जाता है, इसको बोलते हैं बोल ट्रेंड। कि क्या होता है, क्या बोलते हैं? बोल ट्रेंड। वो भिखारी का कटोरा होता है ना, बोल ट्रेंड। देखो बेटे, इसमें क्या होता है, फर्स्ट एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस decreases till the middle, decreases till the middle, till the middle, and then becomes almost constant, almost constant, and increases in the last, and increases in the last। ठीक, आप देख रहे हो कॉपर और जिंक का साइज बड़ा हो गया। जनरली जब हम पीरियड में जाते हैं तो साइज छोटा होता है। अगर आपने +1 में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को पढ़ा है तो आपने जनरली पढ़ा होगा कि जब हम पीरियड में जाते हैं तो जनरली साइज छोटा होता चला जाता है।
लेकिन यहाँ पे मिडिल ऑफ सीरीज तक तो ठीक था, साइज छोटा हो रहा था। फिर उसके बाद मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल लगभग साइजेस सिमिलर है, लगभग आयरन, कोबाल्ट, निकल तो ऑलमोस्ट सिमिलर साइजेस वाले होते हैं, ठीक। और कॉपर और जिंक का साइज बढ़ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, नो व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों होता है? इसको समझाने के लिए हम सभी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ध्यान देते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर एंड जिंक, ठीक। बेटा स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 3d1 4s2, टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 3d2 4s2, ठीक। इसकी लिखोगे 3d3 4s3 4s2, इसकी लिखोगे 3d5 4s1, 3d6 4s2, 3d5 ही आएगा रादर 4s2, 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, 3d10 4s1 and 3d10 4s2। ये कॉन्फ़िगरेशन है इन सब की। अब बेटे देखो, हम पहले डी ब्लॉक में देखो ध्यान देते हैं, ये मेरे पास 3d था और ये मेरे पास 4s था, ये 4s और ये 3d है। शुरुआत में, ठीक, एक बात समझ लो, डी हमेशा सेकेंड लास्ट शेल होता है, इसको पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं। यानी अगर ये न्यूक्लियस है, ठीक, अगर यहां 3d है तो यहां 4s होगी। अब 4s का इलेक्ट्रॉन यहां 2 होंगे और बीच में डी में इलेक्ट्रॉन भरने शुरू होंगे, ठीक। डी इज ऑलवेज, ये समझ लो 3d शेल होगी और ये 4s होगी। D is always second last shell, second last shell। second last shell को हम लोग पेनल्टीमेट शेल भी बोलते हैं, पेनल्टीमेट शेल भी कहते हैं। जैसे बेटे हमारे पास इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पहले 1 फिर 2, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे बेटा न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन भी भरेंगे। initially with filling of electrons, nuclear charge increases, nuclear charge increase करता है। बट कभी बेटा आपको प्लस 1 में आपकी मैडम ने, आपके सर ने पढ़ाया होगा कि d orbitals are poor screeners, but d orbitals are poor screeners, इनकी स्क्रीनिंग पावर पुअर होती है, दे आर पुअर स्क्रीनर्स। और हमें निकालना होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, Z इफेक्टिव। बेटा Z इफेक्टिव निकाला जाता है न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा। ये न्यूक्लियर चार्ज है और ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा। स्लेटर रूल लगता है इसको निकालने के लिए, मुझे नहीं पता तुम्हें करवाया कि नहीं, ठीक, बट जरूरत तो नहीं है खैर, पर मैं करवा देता हूं प्लस 1 में। पर आपने नहीं भी करना, कोई चिंता नहीं है। आप एक बात समझ लेना कि Z इफेक्टिव पे, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन कितने टाइटली खींचे होंगे। जैसे हम इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि इसका इंक्रीज मोर है, जबकि सिग्मा, डी ऑर्बिटल्स आर पुअर स्क्रीनर्स,
डी ऑर्बिटल्स आर पुअर स्क्रीनर्स, तो इसका इंक्रीज लेस है, इसका इंक्रीज मोर, इसका इंक्रीज लेस। Therefore, effective nuclear charge increases, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है। एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर टाइटली हेल्ड, जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टाइटली खींचेंगे तो साइज छोटा 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 होता जाएगा। बोलो बेटा, इनिशियली साइज के छोटे होने का रीजन समझ में आया कि नहीं आया? सर एक बार फिर से बता दो। बेटे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हम भरते जाएंगे हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, लेकिन डी ऑर्बिटल पुअर स्क्रीनर्स होते हैं। डी ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग पावर बहुत पुअर होती है, उनकी शेप्स ऐसी होती है डिफ्यूज्ड कि उनकी स्क्रीनिंग पावर ज्यादा नहीं होती, तो सिग्मा का इंक्रीज कम होता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट का इंक्रीज कम होता है। ये ज्यादा बढ़ गए, ये लेस बढ़ा, इसलिए जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये ज्यादा बढ़ गए। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा बढ़ गया तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर टाइटली हेल्ड, सो इलेक्ट्रॉन आर टाइटली हेल्ड, साइज बिकम्स स्मॉलर, इसलिए इनिशियली साइज छोटा होता जाता है। बोलो, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। ठीक, अगली बात, इन द मिडल, जब हम मिडल में आ जाते हैं, मिडल में आए तो इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा हो गए भाई, यहां तो दो है नहीं, यहां इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा हो गए मिडल में। तो इन द मिडल क्या होता है कि Z का इंक्रीज इन Z यानी न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज is approximately equal to increase in sigma, यानी जितना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा उतनी स्क्रीनिंग भी तो बढ़ जाएगी, अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा भी तो हो जाएंगे। बेटा मेरे को नहीं पता तुम्हें स्क्रीनिंग क्या बताई गई है, ठीक, कोई बताएगा मेरे को? मुदिता, तुम्हें स्क्रीनिंग क्या समझाई गई है बेटा? यस यस बोलो मुदिता, स्क्रीनिंग क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रीनिंग? Sir, it is the shielding effect. व्हाट डू यू मीन बाय शील्डिंग इफेक्ट? सर, जब न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कम हो जाती है। क्यों बेटे, ये स्क्रीनिंग का मतलब क्या है? सर, क्योंकि आउटर इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्शन और रिपल्शन फील करते हैं न्यूक्लियस से, और रिपल्शन फील करते रहते हैं उनके आउटर इलेक्ट्रॉन से। बेटे स्क्रीनिंग का मतलब ही इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है। वो लड्डू बनाते लोग, अंदर के इलेक्ट्रॉन ने बाहर के इलेक्ट्रॉन को छुपा दिया, उतना की जानते हैं वो लोग, समझ में आई? अंदर का कोई इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को छुपाता थोड़ी है यार, इलेक्ट्रॉन कितनी छोटी सी चीज है और जगह इतनी होती है कि कहीं से भी दिखेगा, वो कोई नहीं छुपाता। सिर्फ ये होता है कि अंदर के इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करते हैं, और उस रिपल्शन को ही हम क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। रिपल्शन ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन टू द आउटर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो जब यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? स्क्रीन करेंगे, रिपेल करेंगे, तो दे विल नॉट बी टाइटली हेल्ड। तो मिडिल ऑफ सीरीज में जितना Z बढ़ा उतना स्क्रीनिंग कांस्टेंट बढ़ गया, दोनों बराबर बढ़ गए। अगर दोनों बराबर हो गए तो Z इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है जी, Z इफेक्टिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर Z इफेक्टिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियर चार्ज लगभग कांस्टेंट है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली फोर्स लगभग कांस्टेंट है, इसलिए साइज भी लगभग कांस्टेंट है। तो मिडिल ऑफ सीरीज की बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलो यार, सोए मत रहो, अभी सोने का समय नहीं है। इतने बीबे बच्चे तुम नहीं हो कि तुम 9 बजे सो जाते हो, 9:30 बजे सो जाते हो, है ना? Anyhow, at the last, जब हम लास्ट की बात करते हैं तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो गए होते हैं,
लास्ट में इलेक्ट्रॉन अंदर बहुत ज्यादा हो गए होते हैं। अब लास्ट में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से एक तो Z का इंक्रीज तो हुआ, Z का इंक्रीज तो हुआ, डेफिनेटली Z इंक्रीजेस, बट दूसरी बात सिग्मा, क्योंकि अब अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रिपेल बहुत करेंगे, इंक्रीजेस वेरी मच, इंक्रीजेस। मोरओवर आपस में एक शेल के इलेक्ट्रॉन में भी रिपल्शन होनी शुरू हो जाएगी, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन टेक प्लेस, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन टेक प्लेस, रिपल्शन टेक प्लेस। तो ये जो दो फैक्टर हैं, एक इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन और सिग्मा, ये इलेक्ट्रॉन को दूर लेके जाएंगे। न्यूक्लियर चार्ज पास लेके जाएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को दूर लेके जाएंगे, और ये दो फैक्टर इस इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज को ओवरकम कर जाएंगे। इसलिए ये दो फैक्टर भारी पड़ जाएंगे, ठीक, यानी इलेक्ट्रॉन रिपेल ज्यादा होंगे तो साइज बढ़ ज्यादा जाएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हुआ कि जैसे शुरुआत में इलेक्ट्रॉन भरने लगते हो तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा नहीं बढ़ता, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टाइटली खिंच जाते हैं। जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टाइटली खिंच जाते हैं तो साइज छोटा हो जाता है। मिडिल ऑफ सीरीज में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भर जाने की वजह से जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, लगभग उतना ही स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है। दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देते हैं, दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देते हैं, और जिसकी वजह से Z इफेक्टिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। और जब Z इफेक्टिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगभग सेम लगेगी, और जब फोर्स लगभग सेम लगेगी तो इलेक्ट्रॉन टाइटली खींचेंगे नहीं, ठीक उतने ही रहेंगे, तो साइज लगभग सेम हो जाएगा। लास्ट में आते आते इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा हो जाएंगे कि न्यूक्लियर चार्ज भले इंक्रीज हो जाए, बट स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये दोनों फैक्टर इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज को ओवरकम कर जाते हैं, उनसे बड़े हो जाते हैं, इसलिए रिपल्शन ज्यादा हो जाने से एंड में साइज बढ़ जाता है। बोलो प्यारे बच्चों, सारी बातें समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलना। आ गई सर। सुनीति बेटा, इसको लिखवाऊंगा नहीं बच्चे, मैं नहीं करूंगा, वो 2+2 वाला काम नहीं करूंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक, मैं समझा दोबारा दूंगा, लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि रट्टा मेरे असूलों के खिलाफ है, ठीक। ये कोई रटना थोड़ी है कि लिखवा दो और वही लिख के आ जाएगा, नहीं, खुद लिखो, मैं दोबारा समझा दूंगा, फिर भी नहीं आएगा दोबारा समझा दूंगा, पर लिखवाऊंगा, तुम्हें लिखना है। देखो बेटे, मैं दोबारा बता देता हूं, शुरुआत में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन भरते जाओगे, तो इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी भरेंगे, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उतने न्यूट्रॉन, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। लेकिन डी ऑर्बिटल पुअर स्क्रीनर होते हैं, ज्यादा अच्छी स्क्रीनिंग नहीं करते, इसलिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अच्छे से स्क्रीन नहीं होता, जबकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन खींचने शुरू हो जाते हैं। तो इनिशियली न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा बढ़ गया, जबकि स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा का इंक्रीज कम है, क्योंकि स्क्रीनिंग कम है, इसलिए Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर टाइटली हेल्ड, साइज बिकम स्मॉलर। इन द मिडल ऑफ सीरीज, increase in nuclear charge is counterbalanced by increase in sigma. जितना स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा उतना ही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इसलिए Z इफेक्टिव बीच सीरीज में ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मिडिल ऑफ सीरीज में कांस्टेंट हो जाएगा, तो साइज भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली फोर्स कांस्टेंट हो गई है। एट द एंड ज्यादा इलेक्ट्रॉन भर जाने की वजह से Z तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो प्रोटॉन तो बढ़ेंगे ही, Z बढ़ेगा, बट
स्क्रीनिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा, रिपल्शन बहुत ज्यादा देंगे, स्क्रीनिंग बहुत ज्यादा बढ़ेगी और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी बढ़ेगी। ये दो फैक्टर इस इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज को ओवरवे कर जाएंगे और इसलिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टाइटली नहीं खींच पाएंगे, रिपल्शन की वजह से दूर चले जाएंगे, साइज बड़ा हो जाएगा। इसलिए एंड में जाके साइज बड़ा हो जाता है। बोलो अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सारे बच्चे जल्दी बोलो या लिखो कुछ यार, सो तो नहीं गए? नहीं सर, क्लियर हो गया। ओके, तो बेटे जी ये तो था हमारे पास कि कैसे एटॉमिक रेडियाई चलता है इन अ पीरियड, ये पीरियड की बात हुई। लेकिन बेटा एटॉमिक रेडियाई तो ग्रुप में भी देखा जाएगा। इसको मिटा रहा हूं, मिटा दूं जी? अब यस इसको सर। ग्रुप में देखूंगा। Now I will see this in group. बेटे जब हम ग्रुप में देखते हैं जब हम ग्रुप में देखते हैं तो कैसे देखते हैं इन ग्रुप? बेटा देखो, पहले स्कैंडियम, नीचे यटर्बियम, लैंथिनम, उसके बाद एक्टिनियम भी होता है। ठीक, ये 3D सीरीज, ये 4D सीरीज, ये 5D सीरीज और ये 6D सीरीज। मैंने कहा कि अभी जो बुक्स हम यूज करते हैं जनरली इसमें बोला जाता है कि दिस इज इनकम्प्लीट, बोला जाता है दिस इज इनकम्प्लीट, इसको इनकम्प्लीट बोला जाता है। ठीक, तो बेसिकली हम इन तीन की स्टडी करते हैं। बेटे जब हम पीरियड ग्रुप में जाते हैं तो शेल्स बढ़ेंगी। जैसे इसका 3D और 3D शेल होगा, इसका 4D शेल होगा, इसका 5D शेल होगा, तो नीचे जाके शेल्स बढ़ती है। बेटा शेल्स बढ़ने की वजह से जनरली आपका साइज बढ़ना चाहिए। तो एक्सपेक्टेड क्या है? एक्सपेक्टेड ये है 3D का साइज छोटा हो, 4D का साइज बड़ा हो, 5D का साइज सबसे बड़ा हो। एक्सपेक्टेड तो ये है बेटा 3D छोटा, 4D उससे बड़ा, 5D उससे भी बड़ा। लेकिन बेटा जब हम एक्चुअली देखते हैं, सो 3D इज डेफिनेटली छोटा देन 4D, लेकिन 4D और 5D का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाता है। 4D एंड 5D का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाता है। अब ये जो है हमारे पास क्यों हुआ? Why size of 3D and 4D is almost similar? बेटा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसके लिए लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। Now what the hell is lengthened contraction? बेटा लेंथेनाइड कंट्रैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना है इस पूरे के पूरे चैप्टर का। बेटा इसमें क्वेश्चन 200% आने हैं। ठीक, और ये मैं आपको कल की क्लास में करवाऊंगा। ठीक, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये अभी नहीं छेड़ रहा हूं, ये कल के टाइम करवाऊंगा, कल करवाऊंगा क्लास में।
लेंथेनेड कंट्रैक्शन एंड इट्स कॉज, क्योंकि ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक, तो एटॉमिक रेडियाई में लेंथेनेड कंट्रैक्शन मैं बाद में करवा रहा हूं, यानी कल करवाऊंगा क्लास में। लेकिन एटॉमिक रेडियाई में ये क्लियर हो गया कि जब हम पीरियड में चलते हैं, पहले साइज छोटा होता है, मिडिल में सेम होता है और लास्ट में इंक्रीज हो जाता है। ठीक, और ग्रुप में 3D का साइज 4D से छोटा, लेकिन 4D और 5D का अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। ठीक है जी, यहां तक 6D का हम पढ़ते नहीं है ना बेटा, अगर 6D का भी 5D के लगभग सिमिलर सा हो जाता, थोड़ा ही बड़ा होता है। ठीक, खैर इस लेंथेनेड कंट्रैक्शन को अपन कल पढ़ेंगे, लेकिन आज हम एक चीज और पढ़ेंगे इसके बाद। अगर हमने एटॉमिक रेडियाई पढ़ा है तो हम दूसरी चीज यहां पे आयनिक रेडियाई भी जरूर पढ़ेंगे, आयनिक रेडियाई भी जरूर पढ़ेंगे। नो, आयनिक रेडियाई का मतलब क्या हुआ? अगर बाहर के s इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं, ठीक, क्योंकि आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई इसकी, n-1 d 1 to 10 ns2 1 और 2। आयन कब बनेगा? जब ये इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएंगे। ठीक, आफ्टर गिविंग दिस configuration is n-1 d1 to 10। अब बेटे जिन इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन मिल रही थी, जिनकी स्क्रीनिंग हो रही थी, किसकी हो रही थी स्क्रीनिंग? ये बाहर के s इलेक्ट्रॉन की। ये तो चले ही गए, तो स्क्रीनिंग वाला तो फंडा ही खत्म हो गया। अब जब स्क्रीनिंग वाला फंडा ही खत्म हो गया, बाहर के इलेक्ट्रॉन चले गए, सिर्फ सेम शेल में इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। एंड ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, due to increase in nuclear charge, size continuously decreases। तो आयनिक रेडियाई decreases, आयनिक रेडियाई decreases in a period, आयनिक रेडियाई decreases in a period regularly, regularly। जो आयनिक रेडियाई है वो डिक्रीज करेगा पीरियड में रेगुलरली। क्यों? क्योंकि बाहर के s इलेक्ट्रॉन तो चले ही गए हैं, तो स्क्रीनिंग का कोई काम ही नहीं बचा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा तो बाहर के इलेक्ट्रॉन खींचते जाएंगे, साइज छोटा होता रहेगा। इस वजह से प्यारे बच्चों आयनिक रेडियस जो है वो हमारा डिक्रीज करता चला जाएगा। बोलो बेटा क्लियर और नॉट, जल्दी बोलना क्लियर और नॉट। कई लोग अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आते हैं। एनी हाउ, तो आयनिक रेडियाई डिक्रीज इन द पीरियड रेगुलरली। क्यों डिक्रीज कर रहा है? क्योंकि मैंने बोला बाहर के इलेक्ट्रॉन तो चले ही गए हैं हमारे पास, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता रहेगा, आउटर इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहेंगे, स्क्रीनिंग का फंडा है नहीं, इसलिए इट डिक्रीजेस रेगुलरली इन द पीरियड। और ग्रुप में इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, increases down the group, increases down the group। जो डाउन द ग्रुप क्या करते हैं? इंक्रीज करते चले जाते, which increases down the group। ठीक है बच्चों, समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी लिखो ये और नो, समझ में आया कि नहीं आया? तो आज की कहानी अपन यही खत्म करते हैं। ठीक, आयनिक वाला दोबारा बता दो सर। देख बेटा आर्यन, जब आप इधर जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन बचे नहीं, सिर्फ डी के इलेक्ट्रॉन बचे हैं,
न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, स्क्रीनिंग का कोई मतलब है नहीं। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टाइटली खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे? अगर खींचेंगे तो साइज छोटा होता जाएगा। इसलिए व्हेन वी मूव इन अ पीरियड साइज बिकम्स स्मॉलर। और डाउन द ग्रुप तो शेल्स का नंबर बढ़ेगा। इंक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू increase in number of shells, increase in number of shells, shells का नंबर बढ़ेगा, इस वजह से साइज बढ़ता चला जाएगा। चलिए आर्यन, आई थिंक सो आपको आंसर मिल गया होगा। चलिए अब मिलते हैं कल अपनी क्लास टाइम पे। थैंक्स लॉट, कल मिलते हैं।